हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स है। क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनिक सॉलिड्स से। तो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स क्लासिफाइड इनटू आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, metallic solids and network solids. So first of all we are discussing about the ionic solid. Now we will discuss in the last topic कि क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स जो होते हैं उसका क्लासिफिकेशन किसके बेस पे होता है। तो जो भी सॉलिड होता है उसके अंदर या तो एटम्स होते हैं, या तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या तो आयंस होते हैं। जैसे आयनिक सॉलिड है तो आयनिक सॉलिड्स के अंदर नाम से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। So these are the constituent particles. So which force exists between these constituent particles? Okay, and which type of constituent particles are there? क्या उसमें आयंस है, क्या उसके अंदर एटम्स है? तो उसके बेसिस पे क्रिस्टलाइन कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किया जाता है। यहाँ पर जो मैंने टेबल में इंफॉर्मेशन आपको दिखाई हुई है वो सिर्फ रेफरेंस के लिए है, बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल के अंदर, बराबर। तो यहाँ से आप सीखिए कि आयनिक सॉलिड है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप ऑफ सॉलिड, सेकंड कॉलम पूरा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, फिर आएगा बाइंडिंग फोर्स कि कौन सा बाइंडिंग फोर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, फिजिकल नेचर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ इन फर्स्ट आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली आयंस होते हैं। सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आयनिक सॉलिड। मींस कैटायन और एनायन। लेट अस टेक वन एग्जांपल, सपोज NaCl है या KCl है, तो उसके अंदर क्या होता है Na प्लस एंड Cl माइनस, K प्लस एंड Cl माइनस। सो दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बिटवीन, बराबर, जिसके बीच में कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है, कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, या तो हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। सो दिस इज द बेसिक ऑफ आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड हैव कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, एंड बाइंडिंग फोर्स दैट इज कूलम्बिक फोर्स, और हम लोग उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, जिससे वो अट्रैक्ट होकर आयनिक सॉलिड्स में जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत इजी है, NaCl, लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड। बाकी काफी हो सकते हैं एग्जाम्पल। लुक एट दैट द फिजिकल नेचर, बेसिकली दे आर हार्ड इन नेचर एज वेल एज ब्रिटल, बराबर। तो हार्ड और ब्रिटल जो है क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है, अपने जो आयंस होते हैं उसके अंदर वो एकदम क्लोजली पैक होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर हार्ड इन नेचर, और उसकी जियोमेट्रिक पैटर्न के हिसाब से वो ब्रिटल भी रहते हैं। NaCl में आपने देखा होगा कि सॉलिड NaCl का सेंधा नमक जैसे आप बोलते हो, मतलब हमें पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और सॉलिड फॉर्म के अंदर उसका जो है स्पेरिकल शेप भी होता है। जब वो हाथ से गिर जाता है तो अचानक टूट भी जाता है। सो दे आर ब्रिटल ऑल्सो ड्यू टू देयर जियोमेट्रिक पैटर्न। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरी इजी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, NaCl जो है सॉलिड फॉर्म में है, आप उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर फिक्स। Na प्लस एंड Cl माइनस जो होते हैं अपने क्रिस्टल लेटेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं। सॉलिड स्टेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने 9-10 में भी कहीं ना कहीं पे NaCl पड़ा हुआ है, और तो वो क्यूबिक स्ट्रक्चर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे उसका। सो दे आर इंसुलेटर इन अ सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट एज वेल एज इन aqueous solution. So when NaCl will be melt, the ions are free from their fixed positions. When it is dissolving into water, it is also aqueous solution of NaCl. When ionization takes place and we pass the electricity, ions are responsible to conduct the electricity. So ये बहुत ही important है कि वो conductors बन जाते कब, जब वो molten state में आते हैं तब, या तो aqueous solution में होते हैं तब। Okay? Next point हमारा melting point. We know that they have high melting point. That is the information. Next to that, which are the other characteristics? So we notice that when NaCl is dissolved into water, it will be completely soluble into water. What is the reason behind that? So in second chapter we will learn about that. Like dissolves like, okay, NaCl जो है उसमें Na plus and Cl minus, it is polar,
तो एक सॉल्यूट है, सामने पानी जो है वो भी कैसा है, वहां पर पोलर है। तो पोलर कंपाउंड जो होता है जनरली पोलर सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाता है। H2O के अंदर आप 11 में पढ़ चुके हैं, बराबर। देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, देयर आर टू बॉन्ड्स। On oxygen, electronegativity is more, then it acquires some negative charge. तो वहां पर -2 डेल्टा लिखते हैं, H के ऊपर प्लस डेल्टा लिखते हैं। वाटर जो मॉलिक्यूल बन गया वो भी पोलर बना। तो वाटर जो सॉल्वेंट है उसके अंदर NaCl डिसॉल्व हो जाता है। दैट इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके, NaCl को अगर आप कोई भी दूसरे सॉल्वेंट में ऐड कर दो, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है या तो बेंजीन है, उसमें वो डिसॉल्व होता नहीं है। तो इस टाइप का सॉलिड है। क्यों डिसॉल्व नहीं होता है? क्योंकि एक पोलर हो जाता है, एक नॉन पोलर हो जाएगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्युबल इन अ पोलर सॉल्वेंट बट इनसॉल्युबल इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। यहाँ पर नॉन पोलर का मतलब है बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, ऐसे जो नॉन पोलर जिसकी डायपोल मोमेंट 0 हो सकती है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू व्हिच कैटेगरी? तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहला है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, इसके अंदर क्या डिटेलिंग है? नाउ लुक एट दैट। इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो बेसिकली क्या होते हैं? एटम्स ऑफ नॉन पोलर गैस और मॉलिक्यूल, बराबर। नॉन पोलर गैस और मॉलिक्यूल, दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनसे बना होता है। सपोज एग्जांपल ले लो आप, तो जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, दीज आर द एग्जांपल्स। तो वो किस फॉर्म में होते हैं? तो वो एटम्स के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर अगर हाइड्रोजन ले लेते हैं, H2Cl2I2, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होंगे। तो उनके बीच में क्या होता है? एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है जिसको हमने 11th में पढ़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड लंडन फोर्स या तो डिस्पर्सन फोर्स, मतलब वो क्या होता है वो उसमें डिटेलिंग में आ चुका है। तो विच फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन देम, दैट इज कॉल्ड लंडन फोर्स और डिस्पर्सन फोर्स। एंड बेसिकली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में भी हमने यहाँ पर सीखा। व्हाट इज द नेक्स्ट? सॉफ्ट। वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं नेचर के अंदर, फिजिकल नेचर में, बिकॉज दे हैव नो आयंस, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हमने पहले ही बोला कि वो तो एटम्स है या तो मॉलिक्यूल है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं कर पाएगा बेटा। एंड दैट्स व्हाई इंसुलेटर, बिकॉज दे हैव नो आयंस। सॉफ्ट होते हैं इसलिए उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो भी यहाँ पर होगा वो काफी लो रहेगा। एट रूम टेम्परेचर दे हैव गैसियस और लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, बराबर है। वो वॉलेटाइल भी होते हैं और उसकी डेंसिटी भी कम होती है। सो दिस आर द इंफॉर्मेशन अबाउट द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, बराबर है। तो फिर से एक बार आप ये टेबल के अंदर जो दिया हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, व्हाट डू मीन बाय पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? तो अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पर ज्यादातर एटम्स थे, बराबर है। यहाँ पर क्या आएगा? पोलर मॉलिक्यूल आएगा। ये कैसा था? नॉन पोलर था। ये कैसा है? पोलर है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर दीज आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। Which force exists between them? Dipole-dipole attraction. Okay, dipole-dipole attraction. ये भी उसी का एक पार्ट है जहां पर हमने लंडन फोर्स पढ़ा था, dipole-dipole attraction पढ़ा था। Dipole-dipole attraction में एग्जैक्टली होता क्या कि समझ लो कि एक HCl का मॉलिक्यूल है, तो HCl के मॉलिक्यूल के अंदर क्लोरीन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। तो HCl का ऐसे जो दो मॉलिक्यूल होते हैं, बराबर है, उसके अंदर इनके बीच में क्या होता है? डाइपोल-डाइपोल अट्रैक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग माइनस डेल्टा लिखे, यहाँ पर प्लस डेल्टा लिखे, यहाँ पर प्लस डेल्टा, यहाँ पर माइनस डेल्टा। तो ये इन दोनों के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। SO2 में भी सिमिलर केस है। दे आर ऑल्सो सॉफ्ट इन फिजिकल नेचर, दे आर ऑल्सो इंसुलेटर, बराबर है। इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, बराबर है। उसके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं, लेकिन नॉन पोलर की कंपैरिजन में पोलर मॉलिक्यूल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट्स की बात होगी वो कैसे होंगे बेटा? दे आर हाई, क्योंकि यहाँ पर लंडन फोर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? डाइपोल डाइपोल, बराबर, जिसमें पोलैरिटी आ गई। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर लो बट दे आर हायर
इन द कंपैरिजन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ओके, सेम पॉइंट यहाँ पर आएगा, गैस और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. And next will be hydrogen bonded molecular solids. It is very important and it is very simple as a concern. Why? Because we learned which are the constituent. इसके अंदर constituent particles कौन से हो सकते हैं, आप ही बताओ मुझे. जैसे कि पानी का एग्जांपल लिया, डू यू नो हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली जहां पर एक हाइड्रोजन है विच इज पॉजिटिवली चार्ज और सामने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर आ सकता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन. तो उसके बीच में क्या होता है? एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होता है. सपोज टेक वन एग्जांपल, सपोज वाटर. अगर हम वाटर का एग्जांपल ले ले, सो वी नोटिस दैट इन वाटर क्या होता है यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा वाटर का मॉलिक्यूल आपको थोड़ी देर के लिए दिखाऊं, तो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है. तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा. ऐसा जहां पर दूसरा मॉलिक्यूल होगा, ऑक्सीजन में -2 डेल्टा, इट कंटेन्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डॉटेड लाइन से हम लोग जो ड्रॉ करते थे हाइड्रोजन बॉन्ड, आपने हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा हुआ है बराबर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बराबर और इंट्रामॉलिक्यूलर. तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. सो बेसिकली बाइंडिंग फोर्स के अंदर ये रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड बराबर है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो बाकी दोनों से थोड़े से डिफरेंट होते हैं. एग्जांपल्स में क्या क्या आ सकता है? तो एक वाटर आएगा और एक एमोनिया आएगा, H2O और NH3. ओके, नेक्स्ट है दे आर सॉफ्ट फिजिकल नेचर के अंदर, अगर आप देख लो. नेक्स्ट यहाँ पर इंसुलेटर भी रहेगा, इसमें भी कंडक्शन का कोई चांस नहीं है बराबर. यहाँ पर लिखा मेल्टिंग पॉइंट हाई देन अदर टू. इसका मतलब इन दोनों की कंपैरिजन में इसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बराबर, विच इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, द अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन. दीज आर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दैट्स व्हाई वी हैव हायर melting point, boiling point rather than this two one. So that is similar. Okay, so that is all about the molecular solids in which we learned non-polar, polar and hydrogen bond. And first one is ionic solid. After that we are discussing the next two, that is the metallic solids and covalent और network solids भी कह सकते हैं. तो अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो है कोवैलेंट सॉलिड्स. तो बेसिकली कोवैलेंट सॉलिड्स क्या होता है? तो जब कभी भी कोई नॉन मेटल है एटम, तो दूसरे नॉन मेटल एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होता है बराबर है. टेक वन एग्जांपल, जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले ले डायमंड का. तो डायमंड आपने 11 में पढ़ा हुआ है. 11th स्टैंडर्ड के अंदर डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था जो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि कार्बन जो है यहाँ पर ऐसे 3 डायमेंशनली बराबर है, आगे बहुत ही लंबी चेन बनती जाती है, जाइंट मॉलिक्यूल बनेगा. तो दीज आर द बेसिकली नेटवर्क सॉलिड. तो कोवैलेंट सॉलिड का दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड. इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम. One carbon atom attached with another carbon atom by covalent bonding and form a giant structure, and that's why it is also known as a network solid. इसका दूसरा नाम क्या है? network solid है. पहली बात ये कोवैलेंट बॉन्ड से बन रहा है बराबर. दूसरी बात कि वो 3 डायमेंशनली बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से इसको हम लोग जाइंट मॉलिक्यूल कहेंगे या तो नेटवर्क सॉलिड्स भी कह सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोवैलेंट सॉलिड्स, जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे बेटा? एटम्स होंगे और उसके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी. एग्जाम्पल के बेसिस पे अगर आपने 11th में देखा हो तो 11th के अंदर हमने पढ़ा था कि डायमंड है बराबर है, ग्रेफाइट है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग क्वार्ट्ज के फॉर्म में पढ़ते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है. ग्रेफाइट यहाँ पर एक्सेप्शन है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सेप्शन क्यों है बराबर. सो दीज आर द एग्जाम्पल. फिजिकल नेचर के अंदर देखते हैं कि वो बहुत ही हार्ड होता है. डायमंड की हार्डनेस जो है काफी ज्यादा होती है, डायमंड की हार्डनेस काफी ज्यादा होती है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर बराबर. इनबिल्ट क्लोज पैक स्ट्रक्चर की वजह से उसकी हार्डनेस काफी ज्यादा होती है.
बेसिकली दे आर इंसुलेटर। इंसुलेटर इसलिए है बेटा कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के साथ जो जुड़ जाता है, यहाँ पर अटैचमेंट हो जाता है, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री रहता नहीं है, बराबर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है उसके अंदर यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर। ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स का है, लेकिन मैंने फिगर यहाँ पर ड्रॉ की हुई है ये एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये दोनों फिगर आपने 11 में पढ़ी हुई है, बराबर है। मेल्टिंग पॉइंट काफी वेरी हाई रहेंगे इसके। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर क्या क्या आएगा। इसको अगर हमें सम अप करना है तो कोवैलेंट सॉलिड्स में सबसे पहली बात कि भाई नॉन metals such as carbon attached with another adjacent carbon atom and form a giant molecule that is known as a covalent bonding। कोवैलेंट बॉन्डिंग की वजह से एट्रैक्शन फोर्स जो है इसकी वजह से कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। आपने 11 में पढ़ा हुआ है कि उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, यानी कि शेप होगा, जियोमेट्रिकल शेप होगा, बराबर है। and these are the examples and these are the property। what do you mean by that is a carbon graphite। यहाँ पर सर्कल किया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्यों है वो, बराबर है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखो बेटा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा हेक्सागोन के लेयर में बनता है। यहाँ पर जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई भी एक कार्बन जो है बाकी दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर 3 कार्बन के साथ अटैचमेंट होता है, इसका मतलब कि इसके अंदर जो रहेगा वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, बराबर है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। आपको मालूम हो तो यहाँ पर sp ऑर्बिटल्स होती है, तो p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती रहती है। जब कभी भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये p ऑर्बिटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से इसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। And that's why most important example, the difference between that carbon diamond and carbon graphite, these are the allotropes, okay, but one is insulator and one is conductor। तो कंडक्टर क्यों हो जाता है, जब कभी भी इसके अंदर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखें तो स्ट्रक्चर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाता है, बराबर है, और वो सॉफ्ट भी रहता है। एक और पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज एज अ सॉलिड ल्यूब्रिकेंट, बराबर। तो ये यूज होता है एज अ सॉलिड ल्यूब्रिकेंट। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज 141.5 पिकोमीटर, और 2 लेयर जो है बेटा उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 340 पिकोमीटर। तो 2 लेयर के बीच में कोई बॉन्ड होता नहीं है, बराबर। इसके बीच में जो डिस्टेंस इतना काफी है जिसकी वजह से क्या होता है कि स्ट्रक्चर के अंदर वो स्लीपरी स्ट्रक्चर रहता है, बराबर है, स्लीपरी स्ट्रक्चर। एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस स्ट्रक्चर, ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, इट इज यूज्ड एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट, बराबर है। तो ये चीज आपको याद रखनी। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है मेटालिक सॉलिड्स क्या कहते हैं। मेटालिक सॉलिड्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये ऐसा हमने 11 में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल का मतलब क्या कि यहाँ पर बेसिकली एक हाइपोथेटिकल मॉडल जनरेट किया हुआ है जहां पर ये जो माइनस लिख रहा हूँ वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मेटल्स में होते हैं, तभी तो मेटलिक बॉन्ड कहते हैं इसको। और यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ प्लस की साइन, ये प्लस जितने भी है वो है कर्नल्स, बराबर। तो यहाँ पर कर्नल जो है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम लोग Fe का एग्जांपल ले ले, Fe मेटल है, तो मेटल के अंदर स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसा एक स्ट्रक्चर है जिसमें इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहीं पर भी होती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैसा है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, या तो कह सकते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक बॉन्ड? The attraction force exists between the delocalized electron and kernel, that is known as a metallic bond। कर्नल का पार्ट जो है वो आपने 11 में पढ़ा हुआ है कि उसमें हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं, बराबर। इनर्शियल इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्नल कह सकते हैं। तो यहाँ पर कर्नल और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है दैट इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड, बराबर। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अभी आपको पता चल गया, बराबर, कि भाई कर्नल्स या तो पॉजिटिव आयंस कह सकते हो और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, दिस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स।
विच आर द एग्जाम्पल? वेरी सिंपल, इट इज मेटल्स एंड एलॉयज। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। हालांकि ये मेटेलिक सॉलिड है, मेटेलिक बॉन्ड से बने हुए हैं, तो उसका फिजिकल नेचर कैसा होगा? हार्ड होगा। तभी तो हम लोग उसका यूज इस तरह से करते हैं। जैसे आयरन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो आयरन में से बहुत सारी चीजें हम लोग बनाते हैं। जैसे स्लैब होते हैं तो वहां पर भी आयरन के रोड्स यूज होते हैं, बराबर। जहाँ पे बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं वहां पर भी यूज होता है। वहां पर एलॉय भी यूज होता है, क्योंकि आयरन कोरोड हो जाता है तो उसके अंदर कुछ कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती है, बराबर। जैसे गोल्ड है हमारे पास, बराबर, गोल्ड के अंदर थोड़ा सा कॉपर ऐड किया जाता है, ऐसे। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एज वेल एज मोल्टन स्टेट, बराबर। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को इजिली कंडक्ट कर सकता है। ये सब मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टी। दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, बराबर। दे कंडक्ट द हीट, बराबर। दे आर लस्चरस, डक्टाइल एंड मैलेबल। तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज तो आपने जूनियर स्टैंडर्ड्स के अंदर पढ़ी हुई है। फैयरली हाई इसके मेल्टिंग पॉइंट हो गए, बराबर, और कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने हैं। तो बेसिकली ये पूरा जो टेबल है बेटा, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग द पॉइंट ऑफ व्यू कि उसमें से 2 मार्क का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि शॉर्ट नोट अबाउट द सॉलिड। पूरा टेबल कोई पूछने वाला नहीं है, चारों के 4 नहीं पूछेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको ये पढ़ना है कि 1 by 1 इंटरनली आपको पता होना चाहिए कि ऐसा पूछ लिया कि एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, बराबर। अच्छा, दूसरा इसमें से जो क्वेश्चंस आते रहते हैं वो बेसिकली एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते रहते हैं। सपोज आपको पूछ लिया कि भाई क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज के अंदर क्वार्ट्ज किस टाइप का है? तो भाई वो कोवेलेंट सॉलिड है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से? एटम्स है, बराबर। बाइंडिंग फोर्स कोवेलेंट बॉन्डिंग है। तो ये सारी चीजें ऐसी है कि एग्जाम्पल के बेसिस पे कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप है और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रहता है, वो सारी बातें आपसे पूछ सकते हैं।